Hello, kids. It's Avinav this side. Today we are going to discuss a chapter from our literature textbook. The chapter's name is A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we are going to read about the life story of अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर यू रीड, जस्ट सी, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Genius का मतलब क्या होता है? कौन सा व्यक्ति आपके दिमाग में आता है जीनियस सुन करके? हाँ, और क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक जीनियस होने के लिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm. About 100 years ago, करीब 100 साल पहले एक जर्मनी में रहने वाला, जर्मन सरकार के लिए टेक्निकल असिस्टेंट का काम करने वाला व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसने पूरे दुनिया को एक झटके में अपने ज्ञान से हिला के रख दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 4 ऐसे पेपर्स पब्लिश किए 1905 के गर्मियों में 26 साल का एक व्यक्ति ने। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और साथ ही साथ एनर्जी के बारे में। इन सब के बारे में जो 4 पेपर्स इसने प्रस्तुत किए, उसने पूरे दुनिया में इसके ज्ञान का लोहा मनवा दिया। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। जो वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसमें कुछ ही पेजेस में उसका काम समा जाता था, लेकिन दुनिया का जो अंडरस्टैंडिंग था, समझ था, स्पेस का, टाइम का, कॉस्मोस का, इसको हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। आज जब कभी भी हम लोग जीनियस समझते हैं, सोचते हैं, तो आइंस्टाइन हम लोग को क्या आ जाता है? सिनोनिमस आ जाता है उससे। ठीक है, यानी दोनों वर्ड सिनोनिमस हो गए, आइंस्टाइन और जीनियस। इतना महान व्यक्ति वो हुआ। 50 साल से ऊपर हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन को मरे हुए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो महानता है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल, उनका जो स्किल था, वो आज भी जीवित है। वो आज भी हम लोग के बीच कहीं मौजूद है। हम लोग जब कभी भी पढ़ते हैं तो उनका जिक्र जरूर आता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन थे दोस्तों। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होता है 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी जिसका नाम है अर्म नाम के जर्मन सिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होता है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। बचपन में बिल्कुल पता नहीं कि वो आगे चल करके इतने महान व्यक्ति बनेंगे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। उनकी माँ को लगता था कि अल्बर्ट एक फ्रीक है, मतलब अनयूजुअल है, दूसरों जैसा नहीं है, अजीब है, बेवकूफ़ है। ठीक है, इस तरह का बेवकूफ़ तो नहीं, मतलब अजीबो गरीब है, मतलब दूसरों के जैसा नहीं है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी माँ के हिसाब से उनके बेटे का जो सर था वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो अजीब सा चीज़ था उनके लिए। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। करीब 2.5 साल का हो गया आइंस्टाइन, लेकिन अभी तक वो बोलना भी नहीं सीखा था, बोल भी नहीं पाता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब किसी तरह से वो बोलना सीखे तो हर चीज़ को 2-2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। बाकी दोस्तों के साथ दोस्त कैसे बनाने हैं, बाकी मतलब बच्चों के साथ कैसे घुलना मिलना है, ये सब उनको पता ही नहीं था। और उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके जो हम उम्र थे, उनके ही एज के दूसरे बच्चे उनके साथ, वो उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, बोरिंग भाई। हाँ, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए वो खुद से खेलते थे, खुद के साथ खेलते थे, कोई उनके साथ खेलने भी नहीं आया करता था। अब ओटो न्यूबेरियर, जो ओटो न्यूबेरियर है, वो एक हिस्टोरियन है। कौन? एंशिएंट मैथमेटिशियन का, एक एंशिएंट मैथमेटिक्स का क्या है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। कौन? ऑटो नॉबॉयर। इन्होंने लिखा है, इन्होंने बताया है कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन का, जो उनको लेजेंड के रूप में कैरेक्टराइज करता है। लेकिन किस तरह से? एज ही वॉज लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वेयर वरीड। चूंकि वो बाद में चल करके बोलना स्टार्ट किए, तो ओटो के शब्दों में वो, उनके जो पेरेंट थे वो चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। एक रात खाने के टेबल पर, खाने के मेज पर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूप इज टू हॉट। सूप, जो पीने वाला सूप है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड। बहुत ही खुश होकर के उनके पेरेंट्स ने पूछा, उनके सामान को शांति मिली उनके पेरेंट्स को कि चलो मेरा बच्चा बोल सकता है। Why he had never said a word before। पहले उसने क्यों ना एक भी शब्द बोला। अल्बर्ट रिप्लाई करता है, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। क्योंकि अब तक सब कुछ सही था, जैसा होना चाहिए था। तो ये अल्बर्ट का रिप्लाई था बच्चों। हाँ, देखो आगे देखते हैं। सी, much of the time he specially loved mechanical toys। खुद के साथ ही खेलते रहते थे, और मैकेनिकल टॉयज, ऐसे टॉयज, ऐसे खिलौने जो कि यंत्रों से बने हुए, वो उनको पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उनकी जो बहन हुई, छोटी बहन माजा, उसका जैसे ही जन्म हुआ, ही सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, फाइन, अच्छा अच्छा, लेकिन वेयर आर द व्हील्स, लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं? उनको हर चीज़ में मैकेनिकल इंटरेस्ट आता था।
A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he'll never make a success at anything. एक हेडमास्टर स्कूल के ने कहा था उनके पिता को, आइंस्टाइन के पिता को, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन क्या सब्जेक्ट या क्या प्रोफेशन चूज करेगा अपने कैरियर के लिए, लेकिन वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा मानना था. आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 साल की उम्र से वायलिन वो बजाना चालू कर दिए क्योंकि उनकी माँ चाहती थी ऐसा करें वो. He later became a gifted amateur violinist. ठीक है, वो अपने मजे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वायलिन बजाने वालों में सबसे अच्छे वायलिनिस्ट में से एक कहलाए. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी वो वायलिन बजाने में माहिर रहे. ठीक, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट बैड प्यूपिल, वो एक बुरे शिष्य नहीं थे. ऐसा नहीं था कि बहुत बुरे थे पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक. म्यूनिक वो गए कहाँ पर? हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए. वेर आइंस्टाइंस फैमिली had actually moved when he was 15 months old. जब वो केवल 15 महीने के ही थे तभी उनका जो परिवार था वो म्यूनिक आ गया था. And scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with the teachers. Now, the thing that was with the Einstein was that he was good at certain subjects like mathematics and others. Okay, initially. And but the fact was that he did not like the etiquette and the discipline that was being followed in his school. So जो उनके स्कूल में जो disciplined behavior था उनको पसंद नहीं था, उनको free रहना पसंद था. So at the age of 15, 15 साल की उम्र में Einstein felt so stiff that he left school for good. उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया. ठीक है, 15 साल की उम्र में जब वो इतना ज़्यादा क्या हो गए, तबाह हो गए स्कूल के डिसिप्लिन वगैरह से, उनको बहुत ही ऑड लगता था ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो उसके बाद वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया. Thereafter he went to some other school. ऐसा नहीं था कि वो नहीं पढ़े आगे. ठीक है, दूसरे स्कूल में गए. नाउ द प्रीवियस ईयर, उससे एक साल पहले, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान. एक शहर है मिलान जर्मनी का जहाँ पर उनके पेरेंट्स चले गए और अपने पुत्र को रिलेटिव्स जो सगे संबंधी थे उसके यहाँ छोड़ करके. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक. अंत में बहुत से ज़्यादा बहस करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उनके पेरेंट्स मान भी गए कि उनको स्विट्जरलैंड के एक शहर जो कि ज्यूरिख था वहाँ पर भेज दिया गया, जहाँ पर म्यूनिक से ज़्यादा उनको क्या मिल रहा था? अच्छा एजुकेशन मिल रहा था, थोड़ा सा लिबरल माहौल था, ओपन माइंडेड लोग थे वहाँ पर, अच्छे विचार वाले लोग उनके हिसाब से उनको लगा. आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. मैथमेटिक्स में तो वो थे ही सूरमा और फिजिक्स में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख. स्कूल खत्म करने के बाद ज्यूरिख के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ने का फैसला लिया. बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मस्टैच. बहुत ही कमाल का मूछ रखने वाले, बहुत ही डैशिंग यंग मैन जो आइंस्टाइन थे, उनको केवल साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था, उनका निजी जीवन भी इसी के साथ पटरी पर आ रहा था धीरे धीरे करके. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick. उनके साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मिलेवा मैरिक से उन्हें लगाव हुआ, प्रेम हुआ. When he found whom he found to be a clever creature. उनके हिसाब से एक चालाक लड़की थी. दिस यंग सर्ब जो सर्बिया की थी हैड कम टू स्विट्जरलैंड. वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई हुई थी बिकॉज यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिख में था, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज. वो उस गिने चुने यूनिवर्सिटीज जो यूरोप के थे उनमें से एक था जहां पर महिलाएं भी डिग्री ले सकती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. आइंस्टाइन को उस लड़की में, मिलेवा में, एक ऐसा दोस्त मिला, एक ऐसा साथी मिला जो कि फिलिस्तीन्स के खिलाफ. फिलिस्तीन्स के खिलाफ का मतलब, फिलिस्तीन्स क्या होते हैं? वो लोग जो मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर को से नफरत करते हैं, आर्ट एंड कल्चर उनको पसंद नहीं होता है, तो म्यूजिक पसंद नहीं होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं. दोज आर फिलिस्टीन्स. तो उनके आसपास जो साइंस पढ़ने वाले लोग थे वो सब आर्ट से नफरत करते थे, आर्ट उनको पसंद नहीं था. लेकिन आइंस्टाइन साइंस के साथ साथ आर्ट के भी प्रेमी थे, वायलिन बजाते थे, इस तरह की चीज़ें थी. तो मिलेवा भी कुछ उस प्रकार की थी, तो उन्हें उनमें इंटरेस्ट जगा. द कपल फेल इन लव, दोनों को प्रेम हुआ. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. कई सारे पत्र अभी भी देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं उस दौर के, जिसमें उन दोनों का जो आपसी वार्तालाप था वो दिखता है. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जो विज्ञान कोमलता के साथ जब मिलता है तो फिर क्या होता है. रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. आइंस्टाइन लिखते हैं कई सारे पत्रों में कि कितना गर्व का माहौल होगा जब हम दोनों अपना काम जो है रिलेटिविटी के ऊपर उसको दुनिया के सामने लाएंगे. तो 1900s में 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. उनको डिग्री तो मिल गया था लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको नौकरी नहीं मिली थी. वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. 2 सालों तक अलग अलग जगहों पर टीचिंग असिस्टेंट के रूप में प्राइवेट लेसन्स वगैरह दे करके अंततः उन्होंने एक जॉब पाया जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट का काम था. पेटेंट ऑफिस जो बर्न शहर है जर्मनी का, वहाँ पर एक पेटेंट ऑफिस में, जहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट और दूसरे जो इन्वेंटर्स थे उनके खोजों को क्या करना, पेटेंट करवाना, यानी अपने नाम पर वो जो करवाना, रजिस्टर्ड करवाने का जो काम होता है
वो साइंटिस्ट करवाते हैं, तो उस पेटेंट करवाने वाले ऑफिस में जो सरकार का था, उसमें वो टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त हुए। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. चुपचाप अपने आइडियाज भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, दूसरे लोगों के पेटेंट्स को रिव्यू वगैरह करते करते। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ पर जो ड्रॉर था डेस्क का, उसको वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे। क्यों? ऐसा मजाक में वो कहते थे क्योंकि उसमें वो अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह उसी में जमा करके रखते चले जा रहे थे, जो भी वो पढ़ते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, जो चीज़ वो अनुसंधान कर रहे थे। ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और तभी 2-3 सालों के बाद जब उनका जॉब लगा 1905 में, उनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक विशेष पेपर आया एक जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल ने, जिसने दुनिया को उनके प्रतिभा से अवगत करवाया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके हिसाब से जो टाइम है और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। अगर एक दूसरे की तुलना में, दो क्लॉक हम लोग लें, एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करवाए स्पेस में, तो फिर एक क्लॉक का जो टाइम होगा वो नॉर्मल अर्थली टाइम के साथ मूव करेगा जो अर्थ पर है। दूसरा क्लॉक जिसको हम लोग क्या करवाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज या फिर उससे कम भी पर अगर हम लोग मूव करवाते हैं तो उसका टाइम डायलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग लॉरेंस के इक्वेशन से जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से कि टाइम डायलेशन कैसे अफेक्ट करता है चीज़ों को। ओके, तो ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट था उनके लिए। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहीं से उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के तख्त में आखिरी कील मारना चालू कर दिया। और जो पोटेंशियल एनर्जी का था 1/2 mv², उसके डेरिवेटिव से निकाल करके, उसके डेरिवेटिव से फाइनली निकाल करके, रिसीव करके E = mc², यूनिवर्सल लेवल पर इस फार्मूले को 1/2 mv² के फ्रैक्शन के फार्मूले को यूनिवर्सल लेवल पर एप्लीकेबल किया उन्होंने E = mc² के फॉर्म में, जहाँ पर E है एनर्जी, ओके, और m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी को पता है वैक्यूम में। नाउ आइंस्टाइन ने एक बार कहा था बच्चों कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हो तो 2 घंटे बैठते हो तो वो 2 मिनट के बराबर होता है। बट व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन आप एक गर्म तवे के ऊपर जब आप बैठते हो 2 मिनट के लिए तो लगता है कि जैसे 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। दिस इज नॉट माई थॉट। So while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. इधर आइंस्टाइन अपने theoretical physics के बहुत ही बड़े-बड़े चीज़ों को क्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे और नए-नए थ्योरीज कर रहे थे, लेकिन उनका जो निजी जीवन था वो क्या हो रहा था, गड़बड़ा रहा था। अल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. पढ़ाई कंप्लीट करते ही अल्बर्ट चाहते थे कि मिलेवा मैरिक के साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनकी माँ जो थी वो इस शादी के खिलाफ थी। She thought Mileva who was 3 years older than her son. उनको लगता था उनकी माँ को कि मिलेवा जो कि उनके पुत्र से 3 साल बड़ी है was too old for him, वो ज़्यादा बड़ी है उनसे। और also bothered, she was also bothered by Mileva's intelligence. मिलेवा जो पढ़ने लिखने में थी उससे भी उनको चिढ़ होता था कि यार ये भी तुम्हारी तरह किताब ही है। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. इस कारण आइंस्टाइन को वेडिंग कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा, लेकिन फिर फाइनली मैरी कर लिया उन्होंने जनवरी 1903 में, 1903 के जनवरी में, एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered. कुछ सालों के बाद लेकिन जो शादी था वो उनका टूट गया। क्यों टूटा? So Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. वो पढ़ाई लिखाई से मिलेवा का धीरे धीरे ध्यान जाता रहा, झगड़ा वगैरह के कारण जो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में वो साबित हुई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, सालों तक लड़ते रहने के बाद जो 1919 में कपल ने, दोनों जोड़े ने क्या किया, तो डिवोर्स फाइल किया और फिर डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन ने उसके बाद अपनी कजिन एल्सा के साथ उसी साल शादी किया और आइंस्टाइन का न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड किया विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। दुनिया में प्रसिद्धि इसी के साथ उनको मिलनी हासिल हुई। 1915 में उन्होंने एक पब्लिश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी को उन्होंने नए तरीके से डिफाइन किया। ग्रेविटी को उन्होंने समझने का तरीका ही बदल दिया दुनिया के लिए। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. और जो सोलर एक्लिप्स हुआ 1919 में, उनका ग्रेविटी का थ्योरी उससे प्रूव भी हो गया। सो आइंस्टाइन करेक्टली कैलकुलेट कर लिए थे पहले ही एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। किस हद तक फिक्स्ड स्टार से लाइट डिफ्लेक्ट होता है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में,
ये उन्होंने बहुत ही एग्जैक्टली सोलर एक्लिप्स होने से पहले ही कैलकुलेट कर लिया था अपने थ्योरी की मदद से। न्यूज़पेपर्स ने उनको प्रोक्लेम किया एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन के रूप में उनके काम को, और वो बहुत ही महानता की ओर इसके साथ अग्रसर हुए। आइंस्टाइन ने अपने इस खोज के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त किया 1921 में। ही वाज शावर्ड विथ ऑनर्स ऑन इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। जो प्रेस थी उसके द्वारा उनको क्या मिला, सम्मान मिला, दुनिया के अखबारों में वो हीरो के रूप में छा गए, ठीक है, पूरे दुनिया से उनको बुलावा आने लगा, वो बहुत ही फेमस हो गए इसके साथ। When the Nazis came to power in Germany in 1933, meanwhile 1933 के आसपास आपको पता है नाजी जर्मनी में हिटलर का राज आया, ठीक है, गोइबल्स का राज आया। तो फिर 1933 में जब नाजीज पावर में आ गए तो आइंस्टाइन वहां से चले गए कहाँ पर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो यहूदी थे, जीव थे, और यहूदियों से नफरत करता था हिटलर, उनको मरवाता था, तो इसलिए वो वहां से चले गए कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स। 5 सालों के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। बर्लिन में क्या होता है, 1938 में न्यूक्लियर फिजन का खोज कर लिया गया, कैसे न्यूक्लियर फिजन करवाया जा सकता है धरती के ऊपर, ठीक है। और अमेरिकन फिजिसिस्ट इससे क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा मतलब डर से गए और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, पूरा दुनिया डर सा गया। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, जो फासिज्म था उससे भाग करके बहुत सारे उसमें से आए हुए थे यूरोपियन कंट्रीज से, जस्ट एज आइंस्टाइन, जैसे आइंस्टाइन आए हुए थे। नाउ दे वेर अफ्रेड ऑफ द नाजीज दैट दे कुड बिल्ड atomic bomb using the technology, the theory and the research that was done in Nazi Germany। उनको डर लग रहा था कि मतलब अब न्यूक्लियर फिजन का खोज कर लिया तो जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा, और पूरा दुनिया इससे डर गया था। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने चेतावनी दिया कि एक छोटा सा ऐसा बम अगर न्यूक्लियर फिजन से बना ले जर्मनी तो एक पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर सकता है और साथ ही साथ आसपास के पूरे क्षेत्र को तबाह किया जा सकता है। His words did not fail to have an effect. उनके शब्द गलत नहीं थे। The American developed the atomic bomb in a secret projects of their own and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अगस्त 1945 में आप सभी को पता है कि अमेरिकन्स ने इस होर में बाजी मार लिया और सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन के आधार पर एटॉमिक बॉम्ब बनाया और नागासाकी हिरोशिमा पर जापान में वो बॉम्ब गिरा करके